हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से बात कर रहे हैं वो सृजनात्मकता से बात करेंगे। क्रिएटिविटी से कंपलसरी आपको यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन मिलेगा और टेट और सीटेट में भी क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता कौन कौन सी हैं और इसके चरण कौन से हैं और इसकी विधि कौन सी है। सबसे बड़ी बात होती है इसके चिंतन कौन कौन से प्रकार को। चिंतन से कंपलसरी आप किसी भी एग्जाम में बैठे, यूजीसी नेट बैठे, किसी में बैठे, आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो इसको जो इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है वो बोला जाता है क्रिएटिविटी। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? क्रिएटिविटी बोला जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से हुई है, जिसका अर्थ है आविष्कार या खोज। देखो, जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो आपको समझ में ये आना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी के द्वारा किसी नवीन वस्तु या नवीन प्रतिपादन किया जाएगा। नवीन वस्तु या नवीन विचारों का जो प्रतिपादन किया जाता है वो हमारे क्या कहलाता है? वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है। ये वाली बात समझ में आ गई। जितने भी नए कार्य होंगे वो क्रिएटिव कहलाएगा। अब थोड़ा इनके जनक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनक कौन है। अगर वो आपसे पूछे इसके जनक कौन है तो आपको इसके जनक बताने हैं टॉरेंस। कौन बताने हैं? टॉरेंस। अगर ये पूछे स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है तो आपको बता देना लिंडजे है। कौन है? लिंडजे है। अगर आपसे पूछे सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो आपको बता देना एडलर ने किया था। किसने किया था? एडलर ने किया। और इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट और किसी भी एग्जाम DSSS या KVS में टेट और सीटेट में पूछा जाता है। अब वो आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, आपको बताना टॉरेंस है। स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है? लिंडजे है। सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है तो यहाँ पर आपको बता देना एडलर ने किया। किसने किया? एडलर ने किया। लेकिन समझने वाली बात होगी, सृजनात्मक चिंतन अमूर्त होता है कि मूर्त होता क्या है, इस बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा हम लिख लेते हैं। देखो, लिखेंगे सृजनात्मक चिंतन एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? ये वाली बात आपको चीज समझ में आनी है कि अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नवीन वस्तु विचारों का प्रतिपादन करता है। जिन विचारों का या वस्तुओं का प्रतिपादन करता है वह उसके लिए नवीन तथा दूसरों के लिए नवीन होती है।
नवीन होती है। देखो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी तो क्रिएटिविटी जो भी कार्य करेगी वो सारा का सारा नया करेगी, खोजकर्ता बनाएगी, नया कर्ता बनाएगी। यानी जब हम किसी वस्तु को या किसी विचार का प्रतिपादन करते तो जो व्यक्ति हमारी वस्तु को, हमारी बातों को सुनेगा वो उसके लिए नवीन होंगी। उसने इससे पहले कभी भी किसी ऐसी बातों को नहीं सुना होगा, ऐसी वस्तु को नहीं सुना होगा। वो बालक कैसा कहलाएगा? क्रिएटिव बालक कहलाएगा। और जितनी भी नए की बात होगी वो क्रिएटिव बालक ही कहलाता है, ये ध्यान रखना, और कोई बालक नहीं कहलाता। जनक पूछे टॉरेंस से स्वर सृजन लिंडजे और सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको बता देना एडलन ने किया। किसने किया? एडलन ने किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात दोस्त एक और होती है, इसकी डेफिनेशन की थोड़ी हम बात कर लें, क्योंकि डेफिनेशन भी इसकी बहुत पूछी जाती है। देखो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्रो एंड क्रो की। किसकी बात करेंगे? क्रो एंड क्रो की। इंपोर्टेंट डाल लेना, ये भी बहुत पूछी जाती है। तो इन्होंने क्या कहा था? देखो इन्होंने बोला सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? मैं जितनी भी क्रिएटिविटी की बात करूंगा, जितनी इस वाली वीडियो पूरी क्रिएटिविटी को खत्म करूंगा, टोटल नए नए चैप्टर की नई नई बातों की बात होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? क्रिएटिविटी कहलाएगी। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, जैसे क्रो एंड क्रो की मैंने आपको बता दी। क्रो एंड क्रो ने कहा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। अब उसके बाद जो हम दूसरी बात करेंगे वो बात करेंगे जेम्स ड्रेवर की। किसकी बात करेंगे? जेम्स ड्रेवर की। इन्होंने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। देखो फिर भी नई रचना की बात हो रही है। मान लीजिए मैंने कोई क्रिएटिविटी की तरफ कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कोई भी वस्तु बनाया, कोई भी विचार प्रकट किया, तो आपके समझ कोई ना कोई ऐसी वस्तु या प्रोडक्ट होगा जिसके आधार पर आप बता सकोगे कि ये वाली क्रिएटिविटी के द्वारा बनी। मान लीजिए अपने दिवाली पे गुलदस्ता बनाते तो वो भी प्रोडक्ट के रूप में होता है, लेकिन गुलदस्ता किसी की नकल करके नहीं बनाते। गुलदस्ता एक ऐसा बनाते जिसको दूसरे वाला व्यक्ति देखे तो ये कहे यार वास्तव में आपने गुलदस्ता बनाया। आप स्वेटर बुनते हैं, आप मुखलर बनाते हैं, आप ऊनी कपड़ा बुनते हैं, आप बहुत सारी डिजाइन बनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। अब आपने देखा होगा अब तो ऐसे ऐसे मेहंदी लगाने वाले आ गए कि हाथों पे दूल्हा दुल्हन के पिक बना देते। तो ये सब क्या, वो क्रिएटिविटी तो कहलाती है। तो इन्होंने जितनी भी बातें क्रिएटिविटी में आपको पढ़ा रहा हूँ वो नई रूप में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नई नई तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे दोस्तों ये बात पूछ सकता है कि क्रिएटिविटी और बुद्धि, यानी एक बालक, मान लीजिए एक बालक में कितनी बुद्धि हो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होगा। यानी मंदबुद्धि बालक भी क्रिएटिव हो सकता है, या प्रतिभाशाली बालक भी क्रिएटिव हो सकता है, या क्रिएटिव बालक अलग ही होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में भी आएगी। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो में अंत तक बने रहना और नोट डाल के यहाँ पर समझना। देखो सबसे पहला आप नोट डालना और ये डालना कि सृजनशील बालक का IQ। एक सृजनशील बालक का जो IQ होता है ना दोस्तों, वो एक सामान्य बालक के बराबर माना गया, 90 से 110 माना गया। कितना माना गया? 90 से 110 माना गया। अब समझना, अगर वो पूछता कि एक सृजनशील बालक का IQ कितने, कौन से बालक के बराबर माना गया, तो आपको बता देना एक सामान्य बालक के बराबर माना गया।
किसके बराबर माना गया, सामान्य बालक के बराबर माना गया। ये वाली बात ठीक क्लियर है। अब उसके बाद यहां पर आपको समझना है कि एक तो देखो ये सृजनशील बालक है, ये कौन सा बालक है, ये सृजनशील बालक है, समझना। और एक बालक यहां पर ये कौन सा है, ये बालक प्रतिभाशाली बालक है। ये कौन सा बालक है, ये प्रतिभाशाली बालक है। अब इन दोनों को समझने का तात्पर्य है, वो आपसे ये कहेगा कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है या प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, जबकि प्रतिभाशाली बालक का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है, 140 से अधिक होता है। कितना होता है, 140 प्लस होता है। जबकि सृजनशील बालक का जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 माना गया है। अब आपसे पूछा गया कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है या प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। इसको समझना बड़ा अच्छे से। देखो, सृजनशील बालक का आईक्यू 90 से 110 माना है और एक प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना माना है, 140 से अधिक माना है। तो जब आपके पास 100 रुपये हैं, यानी 90 वाला 140 वाले कार्य को कर सकता है। 90 वाला यानी आपके पास 100 रुपये हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो 200 रुपये की चीज़ खरीद लोगे आप? नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपके पास 200 रुपये हैं तो 150 रुपये की चीज़ खरीद लोगे? हाँ खरीद लेंगे। तो छोटा वाला बड़े वाले कार्य को कर सकता है? नहीं कर सकता। बड़ा वाला छोटे वाले कार्य को कर सकता है? जी हाँ। तो प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है? नहीं। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है? तो आपको बताना, हाँ निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो आपको बताना दोस्त कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, क्योंकि 140 वाला जो है वो 190 और 110 वाले कार्य को कर सकता है, लेकिन 90 और 110 वाला कार्य 140 वाले कार्य को नहीं कर सकता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर बात है। दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट भी मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ कर लोगे। मैं वैसे इसको कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ कर लोगे। देखो यहाँ पर समझना नोट डाल के, प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक होता है। प्रतिभाशाली बालक नहीं। ये वाली बात क्लियर है। लेकिन जब दूसरी बात पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। सृजनशील बालक हो सकता है। क्लियर बात है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक जो सृजनशील बालक है वो प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। क्लियर बात है। अब बात यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नोट डाल के ये भी समझना है। और ये जो मैं लिखा रहा हूँ, ये जो यूजीसी नेट में पूछा भी गया है, वो आपसे पूछेगा बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध, यानी बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध कौन सा पाया जाता है। तो वो आपको यहां पर ये लिखना है कि 0.3 से लेकर 0.6, यानी ये हमारी क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी, और ये हमारी क्या कहलाएगी, सृजनात्मकता कहलाएगी। मान लीजिए एक बालक में 30% बुद्धि है, तो वो बालक क्रिएटिव उसका दूना होगा, 60% होगा। अगर एक बालक में बुद्धि 20% है अगर, तो उसमें क्रिएटिविटी कितने परसेंट होगी, 40% होगी। यानी बुद्धि है उसका दूना क्रिएटिविटी कहलाता है। इसी वजह से तो यहाँ पर एक क्रिएटिव बालक का आईक्यू कितना माना गया, सामान्य बालक के बराबर माना गया है, कि उसे सोचने और समझने की शक्ति होती है। जब भी कोई कार्य कर रहा होता है उसे ये पता होता है
कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या ये वाला कार्य हमारे करने के द्वारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मान लीजिए आप कोई पिक्चर बनाने बैठे हैं, आप कोई पिक्चर बनाने बैठे होंगे, आपने देखा होगा तो पिक्चर बनाते समय जब आप कलर भरते हैं तो कलर में जो एक क्रिएटिव बालक अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन वो अनपढ़ वाला क्रिएटिव भी हो सकता है, ये वाली बात ठीक है। लेकिन वो अनपढ़ बच्चे को ये तो पता है कि बालों में कौन सा कलर भरना है, लिप्स पे कौन सा लगाना, आंखों में कौन सा लगाना है, ये सारे के सारे बातें उन्हें पता रहती है, क्योंकि उसमें एक जो IQ माना गया वो किसके बराबर माना गया, एक सामान्य बालक के बराबर माना गया। अब भी आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। अगर क्रिएटिव की बात करेगा तो आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, जब भी क्रिएटिविटी की बात करेगा तो नई वस्तुओं की बात करेगा। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बोलते हैं, जो लैटिन भाषा क्रिएटिव है जिसका अर्थ खोज या आविष्कार। अगर ये पूछो सृजनात्मकता के जनक कौन है, टोरेंस है। स्व सृजनात्मकता के जनक लैंडिज है। और सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो एडलर ने किया। और ये जो मैंने आपको दोस्तों टोरेंस जो लिखा है ना, ये वाले जो टोरेंस है, आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठे ये 100% आपको मिलेंगे। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको सृजनात्मक या सृजनशील बालक शब्द दिखाई दे रहा है तो उसके जनक हमेशा हमें टोरेंस ही लगानी होती है। अगर ये पूछिए सृजनात्मक कैसा चिंतन है, तो ये वाली बात आपको नोट भी कर लेनी है। कैसा चिंतन, अमूर्त मानसिक चिंतन है। कैसा चिंतन है, ये कभी दिखाई नहीं देता, ये कभी दिखाई नहीं देता। और जितने भी मैं क्रिएटिव की बात कर रहा हूँ तो नवीन वस्तु विचारों का प्रतिपादन करता है। और यहाँ पर देखना मौलिक भी मैंने आपको नवीन बताया है, यानी जितनी भी क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ तो कुछ न कुछ नवीन की बात हो रही है, और जो नवीन की बात करेगा वो हमारा सृजनात्मक कहलाएगा। अब नवीन वस्तु विचारों का प्रतिपादन करता है, और जिन वस्तुओं का प्रतिपादन करता है वो दूसरों के लिए कैसी होती है, नवीन होती हैं। क्या होती है, यानी जहाँ पर नए प्रोडक्ट की बात हो रही हो, नए विचारों की बात हो रही हो, वो किसकी बात कर रहा है, वो क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्रिएटिविटी की। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि क्रू एंड क्रो की परिभाषा भी इंपोर्टेंट है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को, परिणाम मीन्स रिजल्ट होता है, यानी आपके द्वारा विचार प्रकट किए जाए या आपके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण किया जाए तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया। अगर पूछे बुद्धि और सृजनात्मकता में कितना संबंध है, तो जिस बालक में बुद्धि 0.3 पाई जाएगी उसमें सहसंबंध कितना, उसमें क्रिएटिविटी कितनी पाई जाएगी, 0.6 पाई जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब आपसे ये पूछे एक सृजनशील बालक का IQ कितना माना गया, तो आपको बताना है सामान्य बालक के बराबर माना गया। लेकिन प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब चलते हैं हम आगे। अब आती है सृजनात्मकता की विशेषताएं। हेडिंग डाल लेना, सृजनात्मकता की विशेषताएं। डालिए हेडिंग विशेषताएं। अब विशेषताओं से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। अब इसमें पहला लिखना हमें मौलिकता, दूसरा लिखना है नवीनता, नेक्स्ट लिखना है प्रवाहमयता, अनुकूलता, विस्तारण, लचीलापन, संवेदनशीलता। आप नोट करते चलना साथ ही साथ। संवेदनशीलता, साहचर्य, पुनर्परिभाषीकरण,
पुनर्परिभाषीकरण। ये हमारी हमारी सारी क्या है, विशेषताएं। कौन सी है, विशेषता है। ये आपको समझ में आनी चाहिए। एक आएगा समस्या समाधान, और एक और आएगा शब्द साचर। इनमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा किसको पूछता है, मौलिकता को पूछता है कि मौलिकता शब्द किससे संबंधित है। तो आपको बता देना किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी को। और ये किसकी विशेषता मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्रिएटिविटी की पढ़ा रहा हूँ। यानी यहाँ से आपको ये समझने वाली बात है कि इनमें से अगर कोई सा भी एक शब्द आ रहा है तो ये समझ ली क्रिएटिविटी की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो शब्द पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, वो सृजनात्मकता पूछा था। कौन सा पूछा था, वो सबसे ज़्यादा पूछा था, वो क्रिएटिविटी पूछा था। सृजनात्मकता में जो सबसे ज़्यादा पूछा था वो पूछा था मौलिकता। मौलिकता में से होता है नवीनता और मौलिकता। बात एक की तो जब हम किसी वस्तु विचार का प्रतिपादन करते हैं वो बिल्कुल एकदम नवीन हो, नया हो, वो हमारी मौलिकता नवीनता कहलाती है। उसका प्रभावमयता ऐसा नहीं कि आज हम कोई कार्य करने के लिए बैठे और आज काम कर लिया और उसके बाद 10 दिन के लिए छोड़ दे, नहीं। जब हम बैठे तो फ्लो में काम करना चाहिए, जिससे हम एक क्रिएटिव बच्चे बनते हैं। अनुकूलता यानी जिस वस्तु को बनाने के लिए बैठे वो वस्तु हमारे अनुकूल हो, विचार भी हमारे लिए अनुकूल हो। विस्तरण मीन्स होता है फैलाव। एक क्रिएटिव बालक जो होता है उसका सोचने और समझने का नजरिया किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। विस्तरण में तो फैलाव होता है। लचीलापन, अब जरूरी ये नहीं कि आप जो बनाने बैठे हैं वही बन जाए। लचीलापन है किसी परिस्थिति में जैसे ढल जाए, जो विचार आ जाए वैसे आपको बता देना। संवेदनशील है मतलब उसके प्रति लगनशील होना है। आज बना लिया कल छोड़ दिया, लगनशील नहीं है। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसके प्रति लगनशील होना पड़ेगा। उसको एकदम से पकड़ गया कि हाँ हम उसके प्रति लगनशील हैं। साचर में जोड़ना होता है पुनर्प्रवासीकरण, यानी पहले से कोई वस्तु बनी हुई है उसमें से किसी दूसरी नई वस्तु को बनाना, वो पुनर्प्रवासीकरण कहलाता है। और समस्या समाधान आपको पता ही, जब तक क्रिएटिव वाले को समस्या समाधान करते हैं। शब्द साचर, शब्दों को जोड़ कर जो बताना होता है वो बताना होता है, क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। सबसे ज्यादा जो आपसे पूछेगा वो मौलिकता का पूछता है कि मौलिकता किससे संबंधित है, तो आपको बता देना सृजनात्मकता से संबंधित है। अब उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे सृजनात्मकता के चरण। यहाँ पर आप हेडिंग डालिए सृजनात्मकता का चरण। वो कभी कभी आपको सृजनात्मकता का चरण का क्रम भी लगवा लेता है और कभी कभी पूछता कौन सा नहीं है। क्लियर बात है, तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे पहला आएगा वो हमारा वो आएगा प्रीपरेशन आएगा, जो हमारी प्रिपरेशन होती है। उसके बाद जो आएगा इनक्यूबेशन आएगा, उसके बाद जो आएगा वो इल्यूमिनेशन आएगा, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा वेरिफिकेशन। क्या आएगा, वेरिफिकेशन आएगा। यानी इन चरणों से होकर क्रिएटिविटी गुजरती है। अब गुजरती कैसे है, क्योंकि इसको जो माना गया है वो क्या माना गया, तैयारी। क्या माना गया, तैयारी। इसको जो माना गया वो क्या माना गया, अचेतन। क्या माना गया, अचेतन। इसको क्या माना गया, वो माना गया चेतन। और इसको जो क्या माना गया वो माना गया सत्यता की जांच। क्या माना गया, सत्यता की जांच। इन चरणों से होकर हमें गुजरना, तब जाकर हम क्रिएटिव बनेंगे। यानी जब हम किसी वस्तु का निर्माण करना चाहते हो, किसी वस्तु का निर्माण कर भी रहे, तो उसके लिए हमें निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़े। पहले सबसे पहले हमें तैयारी करनी है कि हमें बनाना क्या है। उसके बाद सबसे पहले विचार हमारे अचेतन मन में आता है। और ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया सिगमंड फ्रायड में, कि सबसे पहले जो विचार आता है वो अचेतन मन में आता है, और उस पर जब हम कार्य करने लग जाते हैं तो वो कौन सा होता है, चेतन मन होता है। मान लीजिए हमने कोई भी बात सोची है कि हम उस वाली वस्तु को बनाएंगे। उस वाली वस्तु को बनाने के बाद हमने उससे सामग्री एकजुट कर ली, सामग्री को अपने पास रख लिया। अब उसके बाद हम सोच रहे हैं कि बनाए शुरुआत कहाँ से करें, तो जो सोचने वो कौन सा मन है, अचेतन है। और जब उस पर कार्य करने लग जाए तो वो चेतन है। जब वो वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो उसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। कई बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का चरण नहीं है, तो इन चारों में से 3 आएगा और एक अपोजिट। लेकिन आप इनको हिंदी में याद मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके हिंदी में गलत हो जाए। आपको ये इंग्लिश में याद करने हैं।
प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर पता चलेगा, आप इसको नोट करते चलें साथ ही साथ। अब उसके बाद हम चलते हैं सृजनात्मकता के चिंतन। अब सृजनात्मकता में जो चिंतन होता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें चिंतन जो होता है वैसे दो प्रकार का प्रयोग किया गया, लेकिन जो सृजनात्मकता से संबंधित होता है वो एक होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को पढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, आपको 1,00,000%, आपको 1,00,000% एक नंबर DSSB में, CTET में, UPTET में, सुपर टेट में और UGC नेट में 1,00,000% यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये वाली बात आप नोट करके लिख लेना। जो व्यक्ति UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इसी वाली को चेक कर ले, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना मिले तब आप मुझसे कमेंट करके कहना। चिंतन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कौन सा होता है वो होता है हमारा अपसारी चिंतन। कौन सा होता है? अपसारी। अपसारी चिंतन क्या होता है इसको थोड़ा समझें। यह वह चिंतन होता है जो विचारों की स्वतंत्रता पर बल देता है। इसमें एक प्रश्न की एक से अधिक आंसर होते हैं। एक से अधिक जिसके आंसर होते हैं वो जो समस्या केंद्रित होता है, जो समस्या से संबंधित होता है। वो कौन सा कहलाता? अपसारी चिंतन कहलाता। लेकिन जैसे यहां पर सबसे बड़ी बात होगी, हम जैसे की बात करते हैं, जैसे समझना यहीं पर है। जैसे आपको बताना है कागज का क्या उपयोग है। दूसरा, इंटरनेट का क्या उपयोग है। ऐसा प्रश्न जिसके एक से अधिक आंसर होते हैं, जो विचार प्रकट करने पर स्वतंत्रता देता है और जो समस्या से संबंधित होता है, वो कौन सा चिंतन कहलाता? अपसारी चिंतन कहलाता है। और दोस्त इसका जो दूसरा नाम है ना, इसका अगर दूसरा नाम भी जाने तो आपको बता देना, मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वो इससे संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? अब कागज का क्या उपयोग है? आपका एक आंसर तो है नहीं, एक से अधिक आंसर है। इंटरनेट का क्या उपयोग है? एक आंसर तो नहीं, एक से अधिक आंसर होते हैं। यानी जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं, जो समस्या से संबंधित होता है, वो कौन सा चिंतन कहलाता? अपसारी चिंतन कहलाता है। कौन सा चिंतन कहलाता है? और आपसे ये पूछे कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है, तो आपको बता देना है अपसारी है। कौन सा है? अपसारी। अगर आपसे ये पूछे सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा चिंतन है, अपसारी चिंतन है, कौन सा प्रश्न है मुक्त अंत वाले प्रश्न, और कौन सा समस्या से संबंधित है, तब भी आपको बता देना अपसारी है। ठीक है। अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे, दूसरा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है अभिसारी चिंतन। देखो अभिसारी में क्या होता है?
इस चिंतन में छात्र को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसमें किसी प्रश्न का आंसर पहले से फिक्स होता है, यानी बंधा होता है। वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है हमारा अभिसारी। एक होता है डाइवर्जेशन और एक होता है कन्वर्जेशन। तो डाइवर्जेशन कौन सा होता है? वो ये होता है। कन्वर्जेशन कौन सा होता है? ये होता है। अब जैसे की बात करते हैं, जैसे समझ लेना, जैसे भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर है? बस आपको ये समझ लेना, वो क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के देगा और आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दर्श चिंतन है जो समस्या से केंद्रित होता है, तो आपको बता देना अपसारी। ऐसा कौन सा चिंतन है जिसका प्रश्न का आंसर पहले से ही बंधा हुआ है और जिसका सिर्फ एक ही आंसर होगा जो पहले से फिक्स होगा, वो वाली बात हमें बता देनी। कौन सा चिंतन कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, एक ही नाम हो सकता है, बेशक चेंज होते रहते लेकिन होगा तो एक ही। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है तो आपको अच्छे से पता है कहाँ पर है। और लेकिन वो आपसे ये पूछे कागज का क्या उपयोग है, इंटरनेट का क्या उपयोग है, अगर आपसे ये पूछे धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता, तो ये सारी की सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एक कुछ आपको यहाँ से मिलेगी। क्लियर बात है? अब उसके बाद मैं दो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो आपसे ये पूछे कि सृजनात्मकता की विधियाँ कौन कौन सी हैं, विधि कौन कौन सी, तो आपको इसकी विधि बता देनी है। दो विधि हैं। कौन कौन सी है? दो विधि, थोड़ा इनको समझेंगे। पहली है मस्तिष्क झंझावत विधि, मस्तिष्क झंझावत विधि। इसके जनक कौन है? ओसगुड है। दूसरी जो आएगी वो आएगी साइनेटिक्टिस विधि। और इसके जनक हैं गार्डनर। कौन है इसके जनक? कौन है? गार्डनर है। ये पूरी है दोस्तों हमारी क्रिएटिविटी। अब एक बार और समझे, अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा गर्मी ज़्यादा है। अब आपसे पूछे कि सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है, तो मैंने आपको पूरी बता दी कि इनमें से कोई ना कोई एक आएगी। अगर पूछे सृजनात्मकता के चरण कितने, और ये भी पूछ लेता चरणों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना। अगर पूछे चरणों की संख्या कितनी है तो आपको बता देना 4। प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। तैयारी, अचेतन, चेतन और सत्यता की जांच। अगर पूछे सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन कौन सा, तो आपको अपसारी बताना। कौन सा? अपसारी। वैसे दो प्रकार के चिंतन बता दिए और इसको हम कौन सा चिंतन बोलते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न। इसको कौन से बोलते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न। यानी ये जो एग्जाम्पल है वो इसके अंतर्गत भी आएगा और इसके अंतर्गत भी आएगा, लेकिन जो अपसारी चिंतन है वो किससे संबंधित है? सृजनात्मकता संबंधित। कौन सा चिंतन रटने पर बल देता है, तो आपको बता देना अभिसारी चिंतन।
कौन सा बल देता है, ये पर। समस्या से संबंधित कौन सा है, तो आपको ये वाला बता देना है। और बाकी आपसे ये पूछे मस्तिष्क झंझावात विधि के जनक कौन, ओएस कोड, और किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग की जाती है, तो आपको बता देना क्रिएटिव बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। अगर पूछ साइनेटेक्टिस विधि के जनक कौन है, गार्डनर, और इसके जनक ये किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग किया, तो आपको बताना एक्सटेंशियल बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसा चिंतन जो विचारों की स्वतंत्रता पर बल देता है, जिसके आंसर एक से अधिक होते हैं, जो समस्या केंद्रित होता है, वो कौन सा चिंतन कहला, अपसारी। औपचारिक किससे संबंधित होता है, सृजनात्मकता से। जैसे कागज का क्या उपयोग है, इंटरनेट का क्या उपयोग है। ऐसा चिंतन जिसका आंसर पहले से ही फिक्स होता है, जिसमें हम अपने विचार खुलकर प्रकट नहीं कर सकते, पहले से ही होता है, और जो रटने पर बल देता है, वो कौन सा कहता है, अभिसारी यानी बंदंत वाले प्रश्न। जैसे भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर है। ये था दोस्तों हमारा क्रिएटिव। और क्रिएटिविटी से कंपलसरी आपको 2 से क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए अगर नए हो तो। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।